हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुसुम जमाल प्रिया आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत के आकार, विस्तार, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो हम अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव देखने से पहले हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। फ्रेंड्स, ये ग्लोब, हम इसको ग्लोब मान सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब ये होता है भूमि को भूमि के मध्य से दो बराबर भागों में भूमि को डिवाइड करने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो गई। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और देशांतर रेखाएं कितनी होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे अक्षांश कितने होते हैं। अक्षांश, फ्रेंड्स, अक्षांश होते हैं 181। और जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं होती है 179। ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर की तरफ होती है 89 अक्षांश रेखाएं, 89। और इसके दक्षिण की तरफ होती है 89 अक्षांश रेखाएं। मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ 89 अक्षांश रेखाएं होती है और ये दक्षिण की तरफ भी 89 अक्षांश रेखाएं होती है। 89 और 89 178 हो गई, और प्लस में एक जो ये भूमध्य रेखा है बीच की, ये हो गई। तो 179 अक्षांश रेखाएं होती है। और जो अक्षांश होते हैं ये 181 होते हैं। और जो अक्षांश बिंदु होते हैं ये 2 होते हैं। अक्षांश बिंदु उत्तर और दक्षिण, जो अक्षांश बिंदु होते हैं ये 2 होते हैं। एक तो उत्तर हो गया और एक दक्षिणी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं देशांतर कितने होते हैं। फ्रेंड्स, देशांतर होते हैं 360। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आज के अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। ठीक है, तो इससे पहले हम देखने वाले हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय क्या क्या है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय देखने वाले हैं हम। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इधर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसका डिफरेंस कितना कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है, ये लगभग समान है। कैसे समान है? ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, इनके बीच की जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, इसका 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। और जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, इसके बीच में भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम मान सकते हैं भारत का अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, इसके बीच की जो दूरी है वो समान है। अब हम देखने वाले हैं जो उत्तर से दक्षिण और जो पूर्व से पश्चिम जो दूरी है, इसके बीच में कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जो भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है पूर्व से पश्चिम लंबाई की 281 किलोमीटर अधिक है। जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, और जो भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। तो भारत इसको 3214 में से 2933 माइनस करेंगे तो 281 किलोमीटर बच गई। तो भारत, हम कह सकते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई से पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये 281 किलोमीटर अधिक है, 281 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। ओके, भारत का अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। फ्रेंड्स, ये हम भारत मान सकते हैं। भारत के जो हम सभी जानते हैं, जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा हम सभी को मालूम है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये उत्तरी उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, भारत को जो ये कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, और ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इधर ये कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा जो 37 डिग्री 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, तो फ्रेंड्स, इधर ये उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अक्षांशीय रेखाएं क्यों खींची जाती है? अक्षांशीय रेखाएं इसलिए खींची जाती है, किसी प्रदेश की जलवायु और स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे ये जो कर्क रेखा है, ये 37 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से गुजरती है और ये भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। हमें मालूम है उत्तरी और दक्षिणी। ये जो दक्षिणी भाग है ये उष्णकटिबंध में आता है और ये जो उत्तरी भाग है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध में। और जो भारत का जो ये दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध में ये क्यों आता है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा से टच वाला जो कटिबंध होता है, इससे नीचे की तरफ भूमध्य रेखा है, तो जो ये भूमध्य रेखा से ऊपर वाली जो कटिबंध होता है उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, और जो ये कर्क रेखा से ऊपर वाला जो कटिबंध है उसे हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं भारत दो कटिबंधों में बसा हुआ है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, दो कटिबंधों में आता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कर्क रेखा जो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कितने महाद्वीपों से गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा या इसे 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट हो गया यूरोप, यूरोप व एशिया। ये 3 महाद्वीप हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखने वाले हैं भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, हम सभी को मालूम है भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हो गया राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे भारत में कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अब हम देखने वाले हैं सबसे अधिक दूरी जो कर्क रेखा है कौन से राज्य से बनाती है। सबसे अधिक दूरी जो कर्क रेखा है, मैक्सिमम दूरी, सर्वाधिक किस राज्य को काटती है, और सबसे कम कौन से राज्य को काटती है। ठीक है,
सर्वाधिक दूरी बनाती है वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और सबसे कम दूरी, सबसे कम सीमा राजस्थान से। ठीक है, तो हमने देख लिया है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, जिसमें भारत से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो उत्तरी अक्षांश है ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। सबसे अधिक दूरी जिस राज्य से लगाती है वो है मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा जिस राज्य से लगाती है वो है राजस्थान। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। हमने अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव देख लिया है, अब हम देखने वाले हैं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। सबसे पहले तो हम देखेंगे देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। देशांतरीय रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं होती है, उन्हें हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। देशांतरीय रेखाएं क्यों खींची जाती है? फ्रेंड्स, देशांतरीय रेखाएं इसलिए खींची जाती है, देशांतरीय रेखाओं से समय और स्थिति का पता चलता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को माना गया है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जिसे हम GMT भी कहते हैं, इसे हम मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, जिसका मुख्यालय लंदन टेम्स नदी के किनारे है। GMT। फ्रेंड्स, GMT का मुख्यालय लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लंदन जो टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब हम देखने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय। फ्रेंड्स, जो IST है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से लिया गया है। जो ये IST है इसे हम 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं। सड़ 82 डिग्री। IST जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये हमारी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और जो इसका मुख्यालय है, भारतीय मानक समय रेखा का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नैनी उत्तराखंड में है। IST का मुख्यालय नैनी उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो ये IST है
भारतीय मानक समय रेखा है, ये इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है। अब हम देखते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या फिर इसे हम भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब हम देखने वाले हैं जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, उसके बीच में और जो IST भारतीय मानक समय रेखा है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है। फ्रेंड्स, इधर हो गई ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, और इधर हो गई ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 5 घंटा और 30 मिनट का, मतलब 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, ये जो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है ये कैसे लिया गया है? फ्रेंड्स, जो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब जो 15 डिग्री पर है ना, समय का आधार बनाया गया है। हर 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। एक घंटा। तो इधर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसके बीच में 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, देशांतर रेखाएं हैं वो 360 हैं। कंप्लीट जो देशांतरी रेखाएं हैं वे 360 हैं। और हर 15 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को
1 घंटे का समय लगता है। तो हर जो आधार बनाया गया है वो 15 डिग्री को बनाया गया है। ठीक है, जो विश्व में है वो कुल 24 टाइम जोन है। कुल 24 टाइम जोन कैसे आते हैं? 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। ऐसे पृथ्वी पे विश्व में कुल टाइम जोन है वो 24 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है, पूर्व से पश्चिम में जो डिफरेंस है 30 डिग्री का, इसमें कितना अंतर है, समय का कितना अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम बिंदु और इधर हो गया पूर्व। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और इधर हो गया कच्छ गुजरात। पश्चिम, इधर हो गया ये पूर्वी बिंदु भारत का, जो पूर्वी बिंदु हो गया, और इधर हो गया ये पश्चिम बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था 30 डिग्री का अंतर है। इधर ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। और जो आधार बनाया गया है वो 15 डिग्री को बनाया गया है, जो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो जो 30 डिग्री को पार करने में 2 घंटे का समय लगेगा। 30 डिग्री को पार करने में 2 घंटे का समय लगेगा। अतः कहा जा सकता है कि पूर्व में जो सूर्य निकलता है, पूर्व में जो सूर्य निकलता है, पश्चिम में जो कच्छ गुजरात में निकलता है वो 2 घंटे के बाद में निकलता है। ठीक है, जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है उसकी तुलना में गुजरात, कच्छ गुजरात में 2 घंटे के बाद सूर्य निकलता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जो 360 डिग्री, ये देशांतर कुल 360 हो गए, और जो इसका आधार है ये 15 डिग्री को बनाया गया है, तो कुल टाइम जोन 24 हो गए। काफ़ी देश ऐसे भी हैं जिनमें एक से अधिक टाइम जोन है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें कुल टाइम जोन 6 है। ये टाइम जोन 6 क्यों है? क्योंकि इसका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है ये अधिक है, इसके कारण इसमें कुल टाइम जोनों की संख्या 6 है। ठीक है, विश्व में जो कुल टाइम जोन है वो 24 है, और जिस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है वो है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे अधिक टाइम जोन, जो सबसे अधिक टाइम जोन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।